अगर आप असेस करें इस 3.5 साल अब तकरीबन होने वाले हैं तहरीक-ए-इंसाफ को सेंटर में, तो आपको क्या लगता है कि इनके क्रेडिट पे 2 या 3 अच्छी चीजें जो है जो आपके ख्याल में ये कैश करवा सकते हैं अगले इलेक्शन में, वो क्या है? और कौन सी 2-3 चीजें ऐसी हैं जो आपके ख्याल में इनको करनी चाहिए थी लेकिन ये नहीं कर सके? मेरा मेरा अपना ये ख्याल है कि जी सबसे पहली बात जो ये कैश कराएंगे आप, वो है इनका इंटरनेशनल स्टैचर। ठीक है, ही इज अ कैरिज्मेटिक मैन एंड ही इज अ वेरी वेरी आर्टिकुलेट मैन। मेरे ख्याल में ऑफ लेट जनरल मुशर्रफ के बाद, और ये कतई नजर के कौन जो है अथॉरिटेरियन है, कोई कौन डेमोक्रेटिक है, बेनजीर भुट्टो साहबा और मुशर्रफ साहब के बाद मेरे ख्याल में हमारे दो लीडर हैं ऐसे जो कि इंटरनेशनल मीडिया से बात करते हुए हमें एम्बैरेस नहीं कराते। ठीक है, एक खैर पॉलिटिकली करते हो, आइडियोलॉजिकली करते हो, लेकिन कम अज कम कम्युनिकेशन में करते। फ्लुएंसी इशू नहीं है। जी जी, हाँ, कम्युनिकेशन में भी। अच्छा, एक बिलावल है और एक खान साहब, राइट। और खान साहब का जो कम्युनिकेशन है, मेरे ख्याल में अगर आप वो वीडियोस देख लें जहां वो प्यूटन से बात कर रहे हैं, जहां पे वो ट्रम्प से बात कर रहे हैं, जहां वो औरों से कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में एक किस्म का ये तो इंप्रेशन आता है ना कि आप इंटरनेशनलिस्ट भी हैं और आपका स्टैचर है, राइट। और उसके मुकाबले में हमारे मीडिया की भी आदत है कि जी फलां साहब तो पर्चियां से पढ़ रहे थे। उससे एक नेगेटिव भी बात हुई है ना, उससे ये हुआ है कि खान साहब ने बिल्कुल ही लिखा हुआ पढ़ना छोड़ दिया। अभी भी हुआ इसी में, और जिसमें उन्होंने टेक्स्ट नहीं उठा के पढ़ा, उन्होंने एक साइड पे कर दिया। हालांकि कुछ जगह होती हैं जहां पे आपको कुछ मेरे ख्याल में लिखा हुआ पढ़ना जरूरी होता है, उसकी वजह स्क्रिप्ट आपको 4 उसके अंदर रहना पड़ता है, फ्रेमवर्क के अंदर। बट आई थिंक उससे उसके बावजूद मेरा नहीं ख्याल कि जी जो अवाम के साथ कनेक्शन वाली बात है, कोई ऑपोजिशन अभी तक अवाम को मोबिलाइज नहीं कर पाई हुकूमत के। ठीक है, तो जो ज़मीनी इंतखाबात होते हैं, अब उसके अंदर कुछ जगह तो मार्क्ड है। मिसाल के तौर पे सिंध के अंदर, खासतौर पे रूरल सिंध में, आपको पता है कि वोट जो है वो पीपल्स पार्टी को पड़ता ही पड़ता है। इन्होंने बहुत कोशिशें की, जीडीए बना लिया, छोटी छोटी बड़ी बड़ी पार्टियां कर ली, लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी को पड़ता है। इसी तरह से पंजाब में जीटी रोड का तो सबको पता है ना, कि जीटी रोड में क्योंकि तरक्की बहुत हुई ना, मेरे ख्याल में वाहिद बंदा जिसको शायद किसी दिन पीटीआई अगर अब्जॉर्ब कर लेती तो वो बड़ा काम कर सकता था, वो था परवेज इलाही। उसके अलावा मेरे ख्याल में आपको, या फिर चौधरी सरवर भी कहीं कर सकते हैं, बिकॉज ही इज अ वेरी स्मार्ट मैन, राइट। उसके सिवा आई डोंट थिंक कि पीएमएलएन को इतने आराम से कोई हरा सके, राइट। पीपल्स पार्टी अभी तक, आज कह रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी के जो है ना, मैं आना चाहता हूँ पंजाब में और मैं फला जगह पे जाना, कश्मीर में भी जाना चाहता हूँ। आई डोंट नो, कश्मीर के तो इलेक्शन गुजर गए, जहाँ पे होने हैं वहां पे जाओ, लेकिन बहरहाल हम देखेंगे उसमें क्या होता है। लेकिन जो हमारा मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी का नैरेटिव है, वो जरदारी साहब के जब से उनकी शादी हुई थी मोहतरमा के साथ, उस वक्त से पंजाब में खराब होता ही गया, और पंजाब ने उसके ऊपर बहुत, पीपल्स पार्टी ने बड़ा काम नहीं किया उसको काउंटर करने के लिए। और फिर आपने उठा के एक और कहानी छोड़ दी, वो ये था कि पंजाब के 2 टुकड़े करने। भाई 2 करो 3 करो, मसला ये है कि अगर जो काम 70 साल में नहीं हुआ, आप अपने ऊपर क्यों उठा के वो कर रहे हैं? मैं आपको कहूँ कि मैं आपके घर आना चाहता हूँ, मैं मेहमान के तौर पे हूँ, और आते ही मैं जो है ना घर को डिवाइड कर दूंगा, ये एक दीवार बुलडोज कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, तो अगले बंदे आपको क्यों वोट डालेंगे भाई? तो मेरे ख्याल में ये बात इनको समझ नहीं आती। मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर आपने गवर्नेंस को बेहतर करना है, तो असल टीयर जो है वो है लोकल बॉडीज का। विदाउट लोकल बॉडीज, ये याद रखें कि अगर मैं वोट करता हूँ ना एमपीए के लिए, और मैं किसी भी शहर में बैठा हूँ, तो मेरा एमपी उठता है और वो लाहौर जाके बैठता है, राइट, या फिर कोयटा बैठेगा या कराची बैठेगा, तो दे आर नॉट गोइंग टू बी कनेक्टेड टू मी। अगर मैं एमएनए करता हूँ, वो इस्लामाबाद है, मुझे चाहिए वो बंदा जो मेरी खुशी गमी में साथ हो। अगर मेरा बच्चा बीमार हो तो मेरा जो रिप्रेजेंटेटिव मेरे साथ ठहरा हो, काउंसलर होगा, लेकिन होगा तो सही ना। तो उस चीज को अगर आप करते हैं तो ये नए सूबों वाली बात ही खत्म हो जाती है ना। तो अनफॉर्चुनेटली उनका पीपल्स पार्टी का ही है। तो हम जो पीटीआई की सपोर्ट आएगी ना जी, अभी हो सकता है ये करेक्टर मैकेनिज्म हो सकता है ये शौक हो सकता है कुछ हो, लेकिन अगर पीएमएलएन रिजॉल्व नहीं करती है इंटरनल डिस्प्यूट, इनमें से ये जो 2 साहिबान हैं, इनमें से एक को छुट्टी
रिटायरमेंट अनाउंस करनी पड़ेगी, तब जाके PMLN कोई फाल बनेगी, ठीक है, एज एन एंटिटी। वरना एनिमे वही होगा कि जब ऑपोजिशन में थे तो शहबाज शरीफ साहब पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, सोच रहे थे कि पहले मियां नवाज शरीफ पंजाब के सीएम थे तो वो PM बन गए, और चौधरी निसार सोचते थे कि ऑपोजिशन लीडर थे तो मैं ऑपोजिशन लीडर हूं तो PM बनूंगा, और जैसे ही इनकी हुकूमत आई तो मियां साहब आ गए वापस, मियां नवाज शरीफ साहब। उसके बाद वो जो सीरीज शुरू हुई ना अंडरमाइन करने की, और ये याद रखेंगे TLP की जो ग्रोथ है, आप हम सारे लगे होते हैं कि उसको ऐसा ऐसे लगाते, लेकिन मुझे याद है कि जो मुमताज कादरी की तरफ से असैसिनेशन हुई सलमान तासीर की, उससे पहले सलमान तासीर को डीमोनाइज कौन कर रहा था? बिकॉज ऑफ पंजाब इमरजेंसी। आपको याद होगा वो वीडियोस आते थे जिसमें स्टूडेंट वॉकआउट कर गया और पुलिस वाला वॉकआउट कर गया, और उसके बाद जब ये मारे गए सलमान तासीर, मेरे ख्याल में जितने मुझे टेक्स्ट मैसेजेस सबसे पहले आए कादरी तुझे सलाम कहते हुए, वो ज्यादातर 90% मेरे ख्याल में वो PMLN के लोग, ठीक है, और उनके दामाद साहब तो अभी भी जाके गुनगुनाते हैं, गाते हैं, पढ़ते हैं। तो उस सारी चीज में, और फिर जब TLP आके बैठी है यहाँ पे फैजाबाद में, हमने भी, हमारे ऑनरेबल जज साहबान ने उसके ऊपर वो किया, हेयरिंग सुनी, लेकिन अगर आप उसमें देखें ना तो एक जगह पे जाके जज्बात हावी आ जाते। उन्होंने एक जगह पे पूछा ऑनरेबल जजेस ने, और मेरे ख्याल में मैं फायज ईसा साहब का बड़ा जो है ना फैन हूँ, लेकिन इंसान हूँ और वो भी इंसान है, तो गलतियां होती। उन्होंने जाके ISI को बुलवाया और ISI से पूछते हैं कि जी इनको पैसे कहाँ से आते हैं और क्या है? ISI ने कहा कि जी इसके लिए एक अलग इदारा है, 2 इदारे, एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है जिसके पास बैंकिंग इंफॉर्मेशन है, दूसरा FBR है जिसके पास टैक्स और रेवेन्यू की इंटेलिजेंस होती है, तो उनसे आप पता करें। इन्होंने ये कर सकते थे, अब मुझे नहीं पता, उस रिपोर्ट में नहीं है, उस वर्डिक्ट में ना, कि उन्होंने पूछा या नहीं पूछा। उन्होंने ISI के TORs मंगा दी और उसी पे डिबेट शुरू। 2 क्रिटिकल इश्यूज हैं जो आप देखें तो आपको पता चल जाता है कि मॉडल टाउन के वाकये से लेके और TLP के अंदर क्या कुछ चल रहा। ये है कि लाहौर से ओरिजिनेट कर रहे हैं ये लोग, लाहौर से चलते हैं और बगैर कहीं पे अकॉस्ट किए पुलिस के इस्लामाबाद में पहुंच जाते हैं। और इस्लामाबाद में कहाँ पहुंचते हैं? पिंडी है जी आखिरी सिटी बिफोर इस्लामाबाद और पंजाब। अच्छा, पंजाब की जुरिसडिक्शन से निकलते ही जो पहला पड़ाव आता है फैजाबाद, वहां पे, और कोई नहीं पूछ रहा कि पंजाब पुलिस कहाँ गई थी, राइट, और क्यों उन्होंने स्टॉप नहीं किया। अभी किया ना, कोशिश तो की पिछले दिनों तक। अच्छा, दूसरा जो पैसे है, पैसे के बारे में हमें मनी ट्रेल पता चलना चाहिए। एक तो ये पता है कि रावलपिंडी में क्योंकि थोड़ी रेडिकलिज्म ज्यादा है, तो रावलपिंडी के अंदर से इवन पीपल्स पार्टी के बिलोंग करने वाले जो लोकल ऑफिस बेयर्स थे वो राशन लेके आते थे। लेकिन ये ऑल दीज फैक्ट्स, और अगर कहीं पे उनके पास पैसा आया है, बैंक अकाउंट थे, तो उसके लिए सारा ऑडिट का पूरा मैकेनिज्म खोलो ना भाई। यू शुड बी सीइंग के आपको फाइनेंस करने के लिए आपके अकाउंट्स कौन से हैं, उन अकाउंट्स को चला कौन रहा है, उसके अंदर ट्रांसफर्स कहाँ से आए, ये रेवेन्यूज देते हैं, ये डिक्लेयर करते हैं, वरना इनको और कौन सा तरीका है, फिर इंटेलिजेंस का भी इनपुट। तो मेरे ख्याल में नून का और खासतौर पे शहबाज और नवाज की आपस की लड़ाई की वजह से जितनी PMLN डिसफंक्शनल हो गई है, उसका आपको उस दिन पता चलेगा जिस दिन इलेक्शन हो जाए और वो मेजॉरिटी में आ जाए और फिर भी वो काम ना कर सके। एक एग्जांपल है पंजाब में, दे एक्चुअली गॉट अ मेजॉरिटी and they became a minority because Mariam would never allow Hamza to become chief minister. ठीक है, जब आप अपने आप को अंडरमाइन कर रहे हैं तो आगे क्या होगा? ये बात सही है। और मेरा ख्याल है कि जैसे यहाँ पिछले इलेक्शन में अमेरिका में हुआ था कि लोगों से ये फैसला नहीं हो रहा था कि वो बाइडेन के हक में वोट दे रहे हैं या ट्रंप के खिलाफ वोट दे रहे हैं, शायद इसी किस्म की सूरत हाल इमर्ज हो रही है कि PMLN या ऑपोजिशन की दूसरी पार्टियां खुद उतनी पॉपुलर नहीं हुई, लेकिन उनकी रेलेवेंस इसलिए बढ़ गई है क्योंकि लोगों के अंदर एक सेंटिमेंट महंगाई की वजह से इस हुकूमत के खिलाफ है। आपने खुद ही अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर लोग महंगाई की वजह से तंग हैं तो आप उन्हें करंट अकाउंट डेफिसिट या इस किस्म की दूसरी फैंसी टर्म्स जितनी मर्जी कहते रहे उनकी समझ में नहीं आएंगी।
तो आपको लगता है कि ये सेंटिमेंट आगे बढ़ेगा? कोई 1.5 साल अभी बाकी रह गया है, उसके अंदर इस हुकूमत के पास ग्राउंड रिकवर करने के लिए कोई पॉलिसी है? अब ऐसा देखें, आपने और मैंने साफत का मोरलेस एक ही ज़माने में हमने हुँ, काम किया है। 25 साल, 22-24 साल तो मुझे हो गए हैं सिर्फ़ कॉलम ही ओके। लिखते हुए। तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि 90% बातें जो है ना वो हवा में है। उसकी हुँ, वजह ये है कि अभी जो है इलेक्शन हो रहे हैं और उसके अंदर जब भी ज़मीनी इंतखाब होते हैं उनका इम्पैक्ट हुँ, बहुत ज़्यादा नेशनल इलेक्शन में नहीं होता। उस वक़्त आखिरी 3 दिन में, आखिरी 10 दिन में एक मूड बनता है और जिसके हिसाब से वोट दिया जाता है। एक तो बात ये है। ठीक। दूसरा, उसके अंदर बहुत बड़ी जो गेम होती है वो बरादरी, पंजाब में बरादरी पॉलिटिक्स है। जोड़-तोड़ करके हर कंस्टिट्यूएंसी के अंदर हर मोहल्ले के अंदर, हर वो पोलिंग बूथ के अंदर आपको जो है ना पता चलता है कि तस्वीर क्या बन रही है। ऊपर से हमारे यहाँ एक मसला ये है कि आपने अमेरिका की बात की ना, तो अमेरिका में जो आपके पोलस्टर्स हैं, चाहे वो हुँ, सही हों, चाहे वो गलत हो, लेकिन उनका इतना ग्रैन्युलर ग्रास्प है कि व्हिच इज़ वेरी इम्प्रेसिव, हुँ, राइट? यू अंडरस्टैंड कि जो है ना कौन-सी प्राइमरी में क्या ओपिनियन चल रहा है और फिर वो एकदम करके आपको नज़र आता है। यहाँ पे हमारे यहाँ ओपिनियन पोल्स का तो कल्चर सिवाय 2-3 उनके ऑर्गेनाइजेशंस के, और उसके अंदर भी ये होता है कि अगर उन्होंने एक की साइड ली तो आगे से दूसरी हुँ, पार्टी ने कहा ये तो पार्टिजन हो गया, है ना? हुँ, पीटीआई ने भी किया बिल्कुल। कुछ अर्से पहले गैलप पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि जब तक आपके मुल्क के अंदर इंस्टीट्यूशंस और ये कल्चर नहीं बनेगा, तो हुँ, हर चीज़ हवा में। तो होता ये है, देखिए मैं आपको 4 या 5 बंदे गिना सकता हूँ जिनको ये कंस्टिट्यूएंसी की समझ है और जिनको कैंडिडेट्स की समझ है। हुँ, मेरे ख्याल में एक इफ्तिखार अहमद साहब हैं, हुँ, एक जो नुसरत जावेद साहब हैं, उनको हुँ, ये भी पता होता है कि कौन किसका बच्चा है और उसका किससे क्या राब्ता रहा या रिलेशनशिप रहा उसके हुँ, दादा का और परदादा का। अच्छा, वो है एक दिन जियो वाले सुहेल हमारे बड़ाइच सोहेल साहब, बड़ाई साहब हैं, सोहेल बड़ाई साहब हैं। एक वो कौन से हबीब साहब हैं इसके लिए हबीब अकरम। दुनिया के लिए, हाँ, मतलब ही इज़ अ यंग मैन बट ही हुँ, एक्चुअली वर्क्स हार्ड। तो उसके अलावा 90% तो आप लोगों को हमारे साथियों को तो ज़हमत ही नहीं होती है ना। हुँ, मैं आऊँगा, घर से आऊँगा, सेट पे बैठूँगा, बल्कि गिर पड़ूँगा, हुँ, बड़बड़ करता रहूँगा और घर चला जाऊँगा, राइट? हुँ, तो अगर आप कॉम्पिटेंसीज़ नहीं बनाएँगे और फिर आपने ख़ास तौर पे उर्दू के कॉलम्स भी पढ़े होंगे। हुँ, हम तो फ़ाख्ताओं की कहानियाँ लिखने वाले लोग, हुँ, तो हमने होमवर्क कहाँ करना है, राइट? तो अब उस सारी की सारी चीज़ के अंदर द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी आर गेटिंग इज़ हुँ, वी डोंट गेट इनफ डेटा टू एनालाइज़ कि हुँ, लोगों का ओपिनियन है क्या? मेरा उसके एब्सेंस में सिर्फ़ एक तरीका होता है कि अवाम बाहर निकले और अवाम बाहर निकल के मोबिलाइज़ होके लड़े। 2 बंदों ने साबित किया कि जब उनके कॉज़ की बात आई, चाहे सही था या गलत था, उनका सपोर्टर आया। एक मौलाना फजलुर रहमान साहब का, नज़र आ गया आपको। दूसरा टीएलपी, वो भी नज़र आ गया। ये क्यों है कि पीएमएलएन और पीडीएम अ, पिछले 2.5 साल से बात कर रहे हैं कि वो लॉन्ग मार्च लेके निकलेंगे हुँ, और हमेशा डेफर होता रहता है। अब जो उन्होंने किया है, कमाल की दिसंबर से नवंबर में वो आपको बता रहे हैं कि वो 23 मार्च को मार्च करें। हुँ, 23 मार्च को तो ये साबित करना है ना कि मैं एक्सीडेंटली कहीं कामयाब ना हो जाऊँ, हुँ, ठीक है? यू एक्चुअली क्रिएट द एनवायरनमेंट। हुँ, 23 मार्च को 2 चीज़ें हो रही होती है। एक तो हमारी ये नेशनल जो परेड है वो चल रही होती है। दूसरा, उसके लिए आपके मुल्क में कोई ना कोई इंटरनेशनल, कोई फॉरेनर, कोई सीनियर जो है ना वो गेस्ट ऑफ ऑनर आता है। अच्छा, उसकी मज़े की वजह बात ये ये है है, कि उन्होंने पिछले साल भी इन्हीं दिनों में 23 मार्च को अनाउंस किया था कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे और हम सबने देखा कि उसका फिर असर क्या हुआ। हाँ, वही ना। तो एग्ज़ैक्टली इस वक़्त भी ये हो रहा है कि अब वो कहते हैं कि हम आएँगे, उस वक़्त कौन आने देगा? अगर हुँ, आ भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, राइट? आपके पास वो ठाठे मारता समुद्र तो नज़र आया नहीं हमें कभी। हुँ, शायद पीटीआई भी मोबिलाइज़ करे तो ना हो, हुँ, लेकिन अवाम या तो डिसइंटरेस्ट हो रही है या रेडिकलाइज़ हो रही है, या इस वक़्त वो कहते हैं ना आइन नबेड़, ज़िंदगी अपनी बचाने की कोशिश कर रहे हुँ, हैं। रेज़िलियंस बहुत है हमारे मुल्क के अंदर बट डिनायल भी बहुत है।
ये हमने 20 साल वॉर ऑन टेरर में देखा है, ये हमने हर वक़्त आपने और मैंने जब बचपन में होश संभाला होगा, 2 ही चीज़ें सुनी दी थी कि एक मुल्क नाज़ुक मोड़ से गुज़र रहा है, जो ख़त्म ही नहीं होता और दूसरा इकोनॉमिक क्राइसिस जो है ना वो चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। हमने कहानियाँ क्रिएट की हैं कि जी अयूब खान साहब के ज़माने में इकोनॉमी बड़ी अच्छी थी, 60s का जो मिथ है। लेकिन आपके मुल्क के जितने कंप्रोमाइज़ हुए हैं, चाहे वो IMF के पास हमारा रुकू सुजूद हो, चाहे हमारे नया शहर इसलिए बना दिया गया कि उस वक़्त के जो सदर साहब थे, उनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे थी। हालाँकि ये फॉल्ट लाइन है। इन तमाम कंप्रोमाइज़ेज़ की बुनियाद ही 60 की दहाई में रखी जाती है, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गया। उसकी वजह है कि आपने टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है कि बाकी लोगों को नहीं मिला। तो इकोनॉमिक क्राइसिस हमेशा चलता है, इसीलिए शायद करप्शन, इसीलिए ग्रास रूट पे करप्शन है। वो कहते हैं ना इत्तेज़ाज़ अहसन साहब ने एक किताब लिखी थी इंडस सागा एंड मेकिंग ऑफ पाकिस्तान और वो बड़ी ब्रिलियंट एफर्ट थी कि पीपल्स पार्टी को शिफ्ट किया जाए फ्रॉम प्रोग्रेसिव और लेफ्ट लीनिंग पार्टी टू अ सेंट्रिस्ट बट वो क्या नेशनलिस्ट पार्टी, लिबरल पार्टी, ठीक है। उसके अंदर जहां पे असल जगह थी वो कहते थे गुरदासपुर काठियावाड़ सेलिएंट, तो उनके फुटनोट गायब हो जाते थे, यानी कि कोई एविडेंस नहीं था। बट उन्होंने कहा था कि जी ये जो है ना खादा पीता लायदा बाकी अहमद शाहिदा, तो ये हमारा कल्चर है, कंस्पिकुअस कंजम्पशन, कि अगर जो हाथ पड़ गया तो वो मेरा है वरना गया, ठीक है। उसकी वजह से मेरा ख्याल है कि करप्शन भी हो जाती है, बेईमानियां भी होती है, दगाबाजी भी होती है, लेकिन लोग उतने एजिटेट नहीं होते कि वो बिजली की नरखों की वजह से या वो खाने की चीजों की वजह से सड़क पे आ जाए। आज तक तो नहीं हुआ। शायद अयूब खान साहब के जमाने में हुआ था चीनी के लिए एक दो बार वाकया था, उसके अलावा कब हुआ? बिल्कुल सही। मेरा ख्याल है कि आज की नशिस्त में हमने ये जो आजकल इश्यूज चल रहे हैं इन पर काफ़ी गुफ्तगू की है और ऑब्जेक्टिवली आपने अपना टेक दिया है। इस गुफ्तगू को हम आइंदा भी जारी रखेंगे। आपसे मैं दरख्वास्त आज की नशिस्त से जो लिबर्टी लेके ये करूँगा कि आप दोबारा भी आते रहें। जो लोग इसको देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे मेहमानों से आपकी दोबारा भी मुलाकात होती रहे। आज इतना ही, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।